नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 एमसीक्यू सीरीज में। और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। हम इस सीरीज के अंदर में डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रिलेटेड टू कोड्स, जो कि हमारे यूजीसी जो नेट एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो साथियों, जिस किसी ने भी पिछले 2 लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो मैं उसको जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाकी ये 2 लेक्चर हैं उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी ने भी यदि अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है पूरी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यू की, जिसके के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु सेड स्टेट एज एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। राज्य समान इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है रूसो, सिसरो, बेंथम या फिर मैकियावेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। रूसो जो है, जिनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, ठीक है, जो कि 1712 में फ्रांस के अंदर में जन्म हुआ था इनका। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर है जो कि बेसिकली वर्क हेवली इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनके जो कार्य हैं, इनके जो थॉट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट से। इनका जो की आइडियाज़ हैं वो क्या है? रूसो बिलीव करते हैं कि स्टेट शुड एक्सप्रेस द जनरल विल। रूसो कहते हैं कि राज्य जो है जनरल विल को एक्सप्रेस करना चाहिए। जनरल विल क्या है? द कलेक्टिव मोरल एंड रैशनल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब सभी का मोरल एंड रैशनल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है ना, जो कलेक्टिव, जो मोरल एंड रैशनल इंटरेस्ट है पीपल का, लोगों का, वही क्या है? जनरल विल है। वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द सम ऑफ ऑल डिजायर्स बट द कॉमन गुड दैट इमर्जेस व्हेन सिटीजन सेट असाइड पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब ये है कि जब सिटीजन्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दूर रखते हुए एक कॉमन गुड की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसको रूसो कहते हैं ये हमारी जनरल विल है। अब उन्होंने जो कोट दिया है उसका मतलब क्या है? उस कोट का मतलब है कि स्टेट शुड रिप्रेजेंट द कलेक्टिव रैशनल विल ऑफ द पीपल। कि जो राज्य है वो लोगों की जो है कलेक्टिव रैशनल विल है उसको ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की विल को, इंटरेस्ट को। बात समझ में आ गई? इट एम्बडीज द आइडिया दैट ट्रू सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल एज अ होल। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रू सोवरेनिटी है वो राज्य के साथ में नहीं है बल्कि लोगों के साथ में है, एज अ होल, है ना। पूरा सभी लोग मिलकर के सोवरेनिटी क्रिएट करते। और इनकी जो थॉट है, उनकी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने 1762 में लिखी थी उसमें दिए है। रूसो का एक फेमस कोट भी है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ह्यूमंस आर बॉर्न विथ नेचुरल ब्यूटी लिबर्टी बट सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट आर्टिफिशियल कांस्टेंट, है ना। तो कहता है कि मानव जो है कहीं ना कहीं आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस की वजह से कांस्टेंट के अंदर में, आर्टिफिशियल कांस्टेंट के अंदर में, है ना। वो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी गवर्न बाय द जनरल विल। वो कहते हैं कि असल में जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो तभी एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी समाज में जब वो सोसाइटी जो है जनरल विल से गवर्न की जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड स्टेट एज अ कॉमनवेल्थ टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। राज्य एक साझा सत्ता है जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये किसने कहा? जॉन लॉक, हीगल, प्लेटो और या फिर रूसो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर हैं और फिजिशियन भी रहे हैं। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का जो है इनको फादर कहा जाता है। जो उन्होंने ये कोट कही है, इस कोट का मतलब क्या है? दिस फ्रेज बेसिकली मीन्स दैट द स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर इटसेल्फ बट टू सर्व अ हायर पर्पस, ना। दैट और हायर पर्पस क्या है? दैट इज द हायर पर्पस इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स। जो नागरिक है उनके प्रोटेक्शन है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स नेचुरल राइट सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उनका कहने का तात्पर्य यह है राज्य अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, जैसे कि वो बताते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनकी प्रोटेक्शन के लिए राज्य है ना। उनका जो की आइडिया है लॉक का वो क्या है? लॉक आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस इन अ स्टेट ऑफ नेचर हैव नेचुरल राइट्स एंड द स्टेट एग्जिस्ट solely टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो वही सब लोग कहते हैं कि राज्य जो है बेसिकली किसी भी राज्य में
जो नागरिक होते हैं वो अपने नेचुरल राइट्स के साथ बॉर्न होते हैं और राज्यों का जो सिर्फ और सिर्फ काम होता है वो इन राइट्सों का प्रोटेक्शन होता है। उनकी फेमस कोट है कि वेर एवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस। मतलब ये लॉ के काफी ज्यादा फेवर करते हैं, रूल ऑफ लॉ के काफी ज्यादा फेवर करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इस कोट का क्या मतलब है जो उन्होंने दी है, इसका मतलब कि लॉ मस्ट सर्व टू प्रोटेक्ट लिबर्टी नॉट टू टेक इट। मतलब जो कानून है वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको छीननी चाहिए, है ना। तो आई स्टेट दैट एक्ट्स आर्बिट्ररली विदाउट लॉ इज टायरेनिकल। और उन्होंने अपने ये थॉट उनकी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो उन्होंने 1689 में लिखी थी उसमें दिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्टेट इज एंड इन इटसेल्फ फॉर इट्स ओन प्रिजर्वेशन। राज्य स्वयं के संरक्षण हेतु अपने आप में एक उद्देश्य है, ये किसका कथन है? सिसरो, मिक्यावली, हॉब्स या फिर अरिस्टोटल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिक्यावली। निकोलो मिक्यावली जो है एक इटालियन डिप्लोमेट है, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म के ये फाउंडर माने जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो उन्होंने एक बात कही है उस कोट का मतलब क्या है, वो कोट जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है एक आइडिया को कि जो स्टेट्स का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनी अदर मॉरल और एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन, है ना। किसी और मॉरल और एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेट का सर्वाइवल। सो बेसिकली इट ट्रीट्स द स्टेट एज अ सुप्रीम गोल नॉट जस्ट अ टूल। तो ये जो है मैकियावेली जो है वो राज्य को एक सुप्रीम गोल मानते हैं, कोई एक टूल नहीं मानते वो उसको, है ना। उनका की आइडियाज क्या क्या है? वो कहते हैं कि द स्टेट मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट इवन बाय अनएथिकल मींस। तो जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि राज्य जो है प्रिजर्व रहना चाहिए हर कॉस्ट पे, चाहे वो अनएथिकल मींस ही क्यों ना हो, है ना, मींस का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तो जो द रूलर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू मेंटेन पावर एंड सिक्योरिटी। और वो कहते हैं जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसका जो परम ड्यूटी होती है ना, फर्स्ट ड्यूटी जो होती है वो होती है इज टू मेंटेन पावर एंड सिक्योरिटी। और उन्होंने अपने थॉट्स द प्रिंस 1532 वाली बुक में दिए हैं। इनकी फेमस कोट है कि द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, है ना। इसका मतलब है कि मोरल कंसिडरेशन आर सेकेंडरी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द स्टेट। जब राज्य की सुरक्षा की बात आती है तो मोरालिटी को हम कंसीडर नहीं करते, वो सेकंड पे चली जाती है। रूलर कैन लाई, मैनिपुलेट और यूज वायलेंस इफ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पावर एंड ऑर्डर। जब भी सत्ता और शक्ति को बचाने की बात आएगी तो एक जो शासक है वो झूठ भी बोल सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है और यहाँ तक कि वायलेंस का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं मैकियावेली के थॉट से राज्य को लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द आइडिया स्टेट मोनोपोलाइजेस लेजिटिमेट वायलेंस। राज्य वैध हिंसा का एकाधिकार रखता है, ये किसका विचार है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हीगल या फिर मैकियावेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने की मॉडर्न सोशियोलॉजी जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी, है ना। और पॉलिटिकल अथॉरिटी के लोग बात करते हैं। अब इस कोट जो उन्होंने बात की इसका मतलब क्या है? उस दैट बेसिकली मीन्स ओनली द स्टेट हैज द राइट फुल अथॉरिटी टू यूज और अथोराइज फिजिकल फोर्स लाइक पुलिस और मिलिट्री। इसका कहने का मतलब यह है, वेबर कहते हैं कि सिर्फ राज्य के पास ही असल अधिकार है फोर्स यूज करने का, है ना, अथॉरिटी यूज करने का, जैसे कि पुलिस के थ्रू या फिर मिलिट्री के थ्रू। एनी अदर यूज ऑफ फोर्स इज कंसिडर इलेजिटिमेट। किसी और तरीके का अगर फोर्स इस्तेमाल किया जाता है तो वो इलेजिटिमेट हो जाएगा। इनका जो की आइडिया वो क्या है कि द मॉडर्न स्टेट इज डिफाइंड एज द एंटिटी दैट हैज अ मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ टेरिटरी। तो उन्होंने जो मॉडर्न स्टेट को बेसिकली डिफाइन किया वो क्या होता है? वो बेसिकली कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट मतलब जिसके पास में मोनोपोली हो टू लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स का यूज कर सकता है एक टेरिटरी के अंदर में, वही इनका फेमस जो है आइडिया है। इन्होंने फेमस कोट दिया है, इनका फेमस कोट है कि द स्टेट इज द ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। वही सब जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका मतलब भी वही है कि ओनली द स्टेट हैज द लीगल राइट टू यूज फोर्स लाइक पुलिस और आर्मी और एनी अदर यूज ऑफ वॉयलेंस इज कंसिडर इलेजिटिमेट और क्रिमिनल अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट। उन्होंने अपने थॉट जो है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन 1919 के अंदर में दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड स्टेट एज नेसेसरी एविल। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसकी अवधारणा है? क्लासिकल लिबरल्स की, एनार्चिस्ट की, मार्क्सिस्ट की या फिर
प्लूरलिस्ट की, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिकल लिबरल्स की। ये कहीं ना कहीं अवधारणा है क्लासिकल लिबरल्स की। थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, एडम स्मिथ एंड जेरेमी बेंथम आर कोर फिगर्स इन क्लासिकल लिबरलिज्म। ये जो तीन व्यक्ति हैं, तीन जो स्कॉलर्स हैं, ये कोर फिगर माने जाते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के। इस जो कोड डी इसका मतलब क्या है? दिस फ्रेज इंप्लाइज दैट व्हाइल द स्टेट में रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, इट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट केओस एंड प्रोटेक्ट राइट्स। वो कहते हैं कि राज्य जो है इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन ये इट इज स्टिल रिक्वायर्ड, ये जो है फिर तब भी रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट केओस एंड प्रोटेक्ट राइट्स। इट शुड बी लिमिटेड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वो कहते हैं कि जो राइट्स हैं बेसिकली उनको हम लिमिट कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि द स्टेट शुड एग्जिस्ट ओनली टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, नॉट टू इंटरफेयर इन मार्केट्स और पर्सनल लाइफ। क्लासिकल लिबरल्स क्या मानते हैं? कहते हैं कि जो राज्य है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओनली टू मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, है ना, और टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट टू इंटरफेरेंस इन दी मार्केट ऑफ पर्सनल लाइफ या फिर मार्केट में इंटरफेयर करने के लिए राज्य के पास शक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये क्लासिकल लिबरल कहते हैं। इनका फेमस कोट्स क्या है? लोग जैसे आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो अदर एंड बट द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। ये लॉक बहुत फेमस कोट है लॉक का। इसका मतलब क्या कहता है? कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नॉट टू रूल लाइव्स बट टू सिक्योर लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट। इन्होंने अपने जो विचार है वो अपने बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में दिए हैं, और जो एडम स्मिथ है उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर में दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिगार्डेड स्टेट एज एन अननेसेसरी एविल। वहां जो है स्टेट को एक नेसेसरी एविल माना जा रहा था, यहाँ राज्य को जो है अननेसेसरी एविल माना जा रहा है। ये किसका विचार है? तो कार्ल मार्क्स, क्लासिकल लिबरलिज्म, एनार्चिज्म, मैक्स वेबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनार्चिज्म, राइट। थिंकर्स लाइक पियरे जोसेफ प्रोदोन, मिखेल बकुनी, एमा गोल्डमैन, है ना, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं एक अनार्चिस्ट फिलोसफी को। अनार्चिस्ट कौन होते हैं? अनार्चिस्ट वो लोग होते हैं जो राज्य की अवधारणा में बिलीव नहीं करते। वो जो लोग स्टेटलेस की जो बात करते हैं वो एनार्चिस्ट होते हैं, ठीक है। स्टेटलेसनेस की जो बात करते हैं वो कौन होते हैं? एनार्चिस्ट होते हैं। अब इन्होंने जो थॉट कोट है उसका मतलब क्या है? दिस कोट बेसिकली रिफ्लेक्ट द एनार्चिस्ट व्यू कि जो स्टेट है इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टिव बट ऑल्सो कंप्लीटली अननेसेसरी। नहीं, वो कहते हैं कि जो राज्य होता है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं करता बल्कि अननेसेसरी है, कोई आवश्यकता ही नहीं है राज्य की। ह्यूमन बींग्स कैन ऑर्गेनाइज सोसाइटी थ्रू वॉलंटरी कोऑपरेशन इंस्टेड। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा के अनुसार भी अपने जो कोऑपरेशन कर सकते हैं। उसको जो है राज्य जैसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है। उनके जो की आइडियाज एनार्चिस्ट के वो क्या है कि स्टेट इज इनहेरेंटली कोहेसिव एंड अनजस्ट। वो कहते हैं जो राज्य है वो इनहेरेंटली क्या है? कोहेसिव है और अनजस्ट है ना, अन्यायपूर्ण है। वो कहते हैं कि ट्रू सोसाइटी शुड बी स्टेटलेस एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल एड एंड कोऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो ट्रू सोसाइटी है, जो सच्ची सोसाइटी है, वो स्टेटलेस होनी चाहिए और बेसिकली म्यूचुअल एड एंड कोऑपरेशन के ऊपर में बेस्ड होनी चाहिए। प्रोदन का एक फेमस कोट है, वो कहते हैं कि टू बी गवर्न इज टू बी वॉच्ड, इंस्पेक्टेड, स्पाइड अपॉन, है ना। तो उनकी बहुत ही फेमस कोट है प्रोदन की, जो बहुत अच्छे विचारक माने जाते हैं एनार्चिज्म के, राइट। इस कोट का मतलब क्या है? इस कोट में प्रोदन कह रहे हैं कि द स्टेट रेस्ट्रिक्ट्स लिबर्टी बाय सर्विलेंस एंड कंट्रोल। एनार्चिस्ट बिलीव्स दैट विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस ह्यूमन रिलेशन वुड फ्लरिश मोर फ्रीली, है ना, बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा यदि राज्य नहीं होंगे। और उन्होंने प्रोधन की एक बुक है व्हाट इज प्रॉपर्टी, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और बकुनिन ने जो है गॉड एंड द स्टेट के अंदर में अपने विचार दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड एवरीथिंग इन स्टेट नथिंग आउटसाइड स्टेट। राज्य में सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ये किसने कहा है? कि राज्य में सब कुछ है और राज्य के बाहर कुछ नहीं, ये किसने कहा है? हिगल, मसोलिनी, प्लेटो या फिर मार्क्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मसोलिनी। बेनिटो जो मसोलिनी है वो फाउंडर हैं इटालियन फासिज्म के। उन्होंने जो है इटली को रूल किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो स्ट्रेस करती है अथॉरिटेरियन कंट्रोल एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट पे, ठीक है। और इस कोड का जो मतलब है, मीनिंग है, वो क्या है? दिस कोड बेसिकली मीन्स दैट द स्टेट इज ऑल पावरफुल एंड नथिंग शुड एग्जिस्ट और बी वैलिड आउटसाइड ऑफ इट, है ना। ये इनका कोर आइडिया है जो कि फासिस्ट आइडियोलॉजी का कोर आइडिया है।
है ना, वो बेसिकली क्या करता है, अपोज करता है लिबरलिज्म को और प्लूरलिज्म को। तो बेसिकली मसोलिनी क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो पूरी तरीके से ही ताकतवर है और उसके बाहर कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ राज्य के अंदर में ही आता है, उसके जुडिक्शन में ही आता है। इनका जो की आइडिया है वो फासिज्म को ग्लोरीफाई करना है, ग्लोरीफाइज द स्टेट एज एन एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटीज मस्ट डिसॉल्व इनटू इट। वो कहते हैं इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है या फिर जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वो सब किस में डिसॉल्व हो जाती है, एक राज्य की आइडेंटिटी के अंदर में डिसॉल्व हो जाती है, और सबसे जो पावरफुल होता है वो एक राज्य होता है। ये मसोलिनी कह रहे हैं। इनके जो फेमस कोट है वो क्या है, फॉर फासिज्म द स्टेट इज एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रिलेटिव। ठीक है, और उन्होंने जो अपने विचार है वो द डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म 1932 के अंदर में दिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड स्टेट इंडिविजुअल रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का ही व्यापक रूप है, ये किसने कहा है, प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसरो एंड बर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर है जो कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, और टीचर है वो अरिस्टोटल के। उन्होंने एक प्रोफाउंड थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड आइडियल स्टेट को डेवलप किया है। यदि आपने प्लेटो की वीडियो नहीं देखी है जो हमने प्लेटो के ऊपर में विस्तृत रूप से बनाई हुई है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जा करके प्लेटो को इन डिटेल में वहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस कोड का मतलब क्या है। ये जो कोड है उसका मतलब है कि स्टेट इज लार्ज स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसी का रिफ्लेक्शन क्या है, स्टेट है। जैसा मानव होगा वैसा ही राज्य भी होगा। जस्ट एज एन इंडिविजुअल फंक्शंस बेस्ट व्हेन इनर फैकल्टीज आर इन बैलेंस, अ स्टेट फंक्शंस वेल व्हेन इट्स पार्ट्स या फिर क्लासेस आर इन हार्मनी। तो जैसे हमारी इनर फैकल्टीज होती हैं जिसमें वो रीजन, स्पिरिट एंड करेज की बात जो करते हैं, तो जब वो अच्छे से काम करती है ना, तो हम जो है जस्टिफाइड माने जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। वैसे ही जो समाज होता है, जो राज्य होता है, उसमें तीनों क्लासेस जो उन्होंने बताई, रीजन, स्पिरिट एंड करेज, वो अगर हार्मनी में होती हैं तो वो एक राज्य अच्छे से फंक्शन करता है। उनका जो की आइडिया है वो स्टेट इज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल सोल, कि जो स्टेट है वो एक व्यक्तिगत सोल का ही क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। द जस्ट स्टेट हैज थ्री क्लासेस लाइक द सोल हैज थ्री पार्ट्स, है ना। उनका एक फेमस कोट है कि जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी एंड नॉट मेडलिंग विद अदर्स। जस्टिस क्या है, अपनी ड्यूटी को करना ही न्याय है ना, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है, न्याय है। इसका मतलब जस्टिस इन बोथ इंडिविजुअल एंड द स्टेट अराइजेस व्हेन ईच पार्ट डज इट एप्रोप्रिएट फंक्शन, और इनका ये जो विचार है उनकी बुक द रिपब्लिक के अंदर में कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कहा है, अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, पॉल ब्रास या फिर सरदार पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। बी आर अम्बेडकर, जिनको कि हम भीमराव रामजी अम्बेडकर भी कहते हैं, दे ही इज नोन एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। वो एक ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, जिन्होंने की कैंपेन करी थी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड फाउट फॉर दलित राइट्स के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस कोर्ट में वो क्या कह रहे हैं कि दिस कोर्ट अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 एज द सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली जो आर्टिकल 32 उसकी वैल्यू के बारे में, उसका जो सेंट्रल मैकेनिज्म है उसके बारे में इस कोड, ये जो कोड है वो बात कर रहा है ना। वो कहते हैं कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट आर्टिकल 32 द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इफेक्टिवली प्रोटेक्ट। आर्टिकल 32 ही नहीं होगा, यदि आप कोर्ट ही नहीं जा पाएंगे, तो फिर उन अधिकारों को, उन फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या है। तो इसलिए उन्होंने इसको सोल कहा है संविधान के, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज सीमलेस वेब ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति, एकता और लोकतंत्र के निर्बाध ताने बाने के रूप में किसने कहा है, अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, पॉल ब्रास या फिर एनेसा अमांड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, जो कि बेस्ट नोन है फॉर हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस कोर्ट के अंदर में ऑस्टिन बेसिकली रेफर कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि सोशल रेवोल्यूशन, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है आर नॉट सेपरेट कंपोनेंट्स बट डीपली कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। ये जो तीनों चीज़ है, सोशल रेवोल्यूशन, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक
जो गवर्नेंस वो क्या है, डीपली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। का जो की आइडिया है वो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिजाइन नॉट ओनली टू स्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो टू अचीव सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो वही जो संविधान हमारा बनाया गया वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए नहीं, सिर्फ हम सरकार बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी थ्रू जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी के लिए हमारा संविधान का मुख्य उद्देश्य था। इनका बहुत फेमस कोट है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सीमलेस वेब ऑफ थ्री स्ट्रैंड्स, सोशल रिवॉल्यूशन, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। ये जो थ्री स्ट्रैंड्स की जो बात कर रहे हैं वो थ्री स्ट्रैंड्स क्या हैं, सोशल रिवॉल्यूशन, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने अपने ये विचार द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अ नेशन जो उन्होंने 1966 में लिखी थी उसमें दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोर्न मोर इन फियर देन इन होप। भारत का संविधान डर और आशंका में अधिक और आशा में कम जन्मा है। ये किसका कथन है? पॉल ब्रास, अंबेडकर, ग्रैनविल ऑस्टिन या फिर इवोर जेनिंग। का जो करेक्ट आंसर है वो है पॉल ब्रास। पॉल ब्रास इस बात को कहते हैं। पॉल ब्रास वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो कि अपने जो काम है इंडियन पॉलिटिक्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनकी जो एनालिसिस है वो ऑफन क्रिटिक करती हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन को एंड पावर रिलेशंस को। उन्होंने ज़्यादातर क्रिटिक किया है स्टेट इंस्टीट्यूशन और पावर रिलेशंस को। अब इन्होंने जो कोट कहा है उसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट बेसिकली सजेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर द प्रेशर ऑफ कम्युनल वायलेंस है ना, पार्टीशन, ट्रॉमा एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इन चीज़ों के अंदर में जो हमारा संविधान कहीं ना कहीं डर में बनाया गया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा बनाया है। तभी तो हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविजन भी है। हाँ, हमारे यहाँ कहीं न कहीं फेड सेंट्रलाइज़ करने का कोशिश किया है कि जिससे कि शक्तियाँ हमारे पास रहे। लोग जो है मतलब जो राज्य है वो कहीं न कहीं आज़ादी, रीजनलिज़्म के नाम पर जो है सेपरेटिज़्म की भावनाएँ ना डेवलप हो जाएँ, है ना? तो इन सब आधारों पे हम कह सकते हैं कि पोल आर ब्रास जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो फ़ियर पे ज़्यादा बना हुआ है रेदर देन ऑन होप, राइट? इनका जो की आइडिया है ब्रास का वो एम्फसाइज करता है कि फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और इनकी जो किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इनकी बहुत फेमस किताब है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पायस एस्पिरेशन। निर्देश डायरेक्टिव या फिर जिसको हम हिंदी में कहते हैं निदेशक सिद्धांत पवित्र आकांक्षाएं हैं। ये किसने कहा? पॉल ब्रास, इवोर जेनिंग्स, सरदार पटेल या फिर इनेसा अरमान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रू हेवुड। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर इवोर जेनिंग्स। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं हु एडवाइज्ड इन ड्राफ्टिंग 7 कॉमनवेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग श्रीलंका, है ना? एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे जिन्होंने की काफ़ी सारे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में मदद की है ना? और इनका जो कोट है उसका मतलब क्या है? ही बेसिकली मीन दैट डीपीएसपी जो है व्हाइल मॉरली एडमायरेबल है वर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल एंड हैव मोर एज आइडियल्स देन एन एक्शंस। वो कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में जो डीपीएसपी है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये एक मोरल आइडियल्स के तौर पे बन गए। ये एक्शन में हमें ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। डीपीएसपी सेट गोल्स फॉर स्टेट पॉलिसी बट लाइक जुडिशियल इन्फोर्सेबिलिटी मेकिंग देम एस्पिरेशनल। वो सिर्फ एस्पिरेशनल ही रह गई है अंटिल अनलेस उसमें जुडिशियल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी राज्य जो है इसके ऊपर काम करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। ये उन्होंने अपने विचार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कई सारी अपनी इनकी जो बुक है इवर्जेनिक्स उसमें इन्होंने दिया है। तो आप इसको ठीक कर लेंगे। ये एंड्रू हेवुड ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड नो विमेंस लिबरेशन विदाउट सोशलिज्म। समाजवाद के बिना महिलाओं की मुक्ति नहीं हो सकती है, किसने कहा है? सिमोन दी बिवोर, इनेसा अरमान, क्लेरा जेटकिन या फिर एंजेला डेविस। इनमें से किसने ये बात कही है? हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनेसा अरमान। एनेसा अरमान जो है वो एक रशियन रिवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट है लेनिन की थी, है ना? सी वॉज एन अर्ली लीडर इन द बोल्शेविक विमेंस मूवमेंट। जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था कहीं ना कहीं रशिया के अंदर में, उसकी जो विमेन मूवमेंट की जो इन्होंने उसको लीड किया था। और ये जो कोट है उसका मतलब क्या है? इस कोट में वो कह रही है कि विमेन कैन नॉट अचीव ट्रू लिबरेशन, है ना, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जब तक कि कैपिटलिज्म रहेगा, जब तक कैपिटलिस्ट सोसाइटी रहेगी, तब तक जो विमेन है, महिलाएं हैं, उनको असल
आज़ादी नहीं मिल पाएगी। ओनली सोशलिज्म कैन रिमूव द ऑपरेशन ऑफ विमेंस, है ना। सोशलिज्म मस्ट फर्स्ट रिमूव क्लास एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, इनके जो की आइडिया वो जेंडर ऑपरेशन इज इंटरलिंक्ड विद क्लास ऑपरेशन। ये इनके क्या है की आइडियाज है कि जेंडर ऑपरेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है किसके साथ में, क्लास ऑपरेशन के साथ में। और सोशलिज्म इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, और वो कहते हैं कि सोशलिज्म जो है वो एक एसेंशियल है फॉर स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। इनका इनका जो फेमस कोट है कि देयर कैन बी नो वीमेंस लिबरेशन विदाउट सोशलिज्म। इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी रिक्वायर्स ओवरथ्रोइंग बोथ पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म। इसकी इनकी कई सारी स्पीचेस एंड राइटिंग्स है फ्रॉम बोल्शेविक विमेंस कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ से ये जो इनके विचार है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप इनेसा अरमान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड इन इंडिया देयर इज ओनली वन कम्युनिटी। भारत में केवल एक ही समुदाय है, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई जो पटेल जो थे वो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, रहे थे हमारे देश के, पहले जो होम मिनिस्टर भी थे, है ना। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था हमारे जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए। इस कोर्ट में बेसिकली पटेल रिजेक्टेड कम्युनल डिविजन्स, जो है उसको रिजेक्ट करते हैं, उस आइडिया को कि हमारा जो समाज है उसमें कम्युनल डिवीजन है उसको रिजेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, और एम्फेसाइज करते हैं नेशनल यूनिटी पे। ये जो कोट है वो बेसिकली स्ट्रेस करता है द आइडिया ऑफ कलेक्टिव इंडियन आइडेंटिटी पोस्ट पार्टीशन। पार्टीशन के बाद में कलेक्टिव इंडियन आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। उनका की आइडिया क्या है कि इंडिया एक सेकुलर यूनिफाइड नेशन है बियॉन्ड रिलीजन और कास्ट बेस्ड डिवीजन, है ना। और तभी यहाँ पे उनका एक कोट है कि इन इंडिया देयर इज ओनली वन कम्युनिटी दैट इज इंडियन। ठीक है, कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी। इनकी कई सारी स्पीचेस है, लेटर्स हैं, राइटिंग्स है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जहाँ से इनके ये सब विचार देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड, वॉर इज पॉलिटिक्स विथ ब्लड। ये किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। राजनीति बिना खून के युद्ध है और युद्ध खून के साथ राजनीति है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल वॉन क्लोजविच, माओ जेडोंग, एडॉल्फ हिटलर या फिर जोसेफ स्टालिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनके जो चाइना के जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं इनको, और मेन लीडर है ये थे, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के। ही वाज अ की फिगर इन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी एंड चाइनीज पॉलिटिकल थ्योरी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फिगर है। इस कोट में वो बेसिकली कहना चाहते हैं, दिस कोट बेसिकली क्या करता है, ब्लर करता है द लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर। जो लड़ाई है और जो राजनीति है उसके बीच की जो लाइन है उसको ये ब्लर करता हुआ नजर आता है। और और माओ जो है आर्ग्यू करते हैं कि दैट बोथ बोथ आर टूल्स टू सिक्योर पावर। और दोनों ही, चाहे वॉरफेयर हो, चाहे लड़ाई हो, युद्ध हो, या फिर जो है पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, दोनों ही क्या है, टूल्स हैं टू सिक्योर पावर। विथ वॉर बीइंग अ मोर वॉयलेंट एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है उसी का क्या है, वॉयलेंट एक्सटेंशन ही वॉर है। इनके जो की आइडियाज हैं वो क्या है कि पॉलिटिक्स एंड वॉर आर इंटरकनेक्टेड। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स और वॉर जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। रिवॉल्यूशन एंड वायलेंस आर जस्टिफाइएबल एज मीन टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन और वायलेंस को जस्टिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस दैट इट गोइंग टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। इनका फेमस कोट है कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड शेड वाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विथ ब्लड शेड, है ना। इनकी जो बुक है कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन माओ से तुंग लेट, जिनको लिटिल रेड बुक भी कहते हैं, वहां पे इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है लेनिन, माओ जेडोंग, मसोलिनी या फिर हिटलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माओ जेडोंग। अगेन माओ जेडोंग जो है एम्फेसाइज करते हैं द रोल ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल इन ओवरथ्रोइंग ऑपरेशन एंड कॉलोनियल कंट्रोल, है ना। आर्म्ड स्ट्रगल पे कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करते हैं। इनके जो व्यू हैं वो शेप करते हैं मैनी पोस्ट कॉलोनियल लिबरेशन मूवमेंट को, है ना। इसमें बेसिकली रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में बताया है दैट कैन नॉट बी स्टेब्लिश और मेंटेन विदाउट फोर्स, जो बिना शक्ति का इस्तेमाल करे जो कि स्टेब्लिश नहीं हो सकती। स्पेशली मिलिट्री पावर हमें यूज करनी ही पड़ेगी। इनका जो की आइडिया वो क्या है कि पावर मस्ट बी बैक्ड बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड आइडियोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ।
माओ जेडोंग कहते हैं कि सिर्फ आइडियोलॉजी विचारधारा से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें पावर चाहिए। और पावर किस फॉर्म में? मिलिट्री स्ट्रेंथ के फॉर्म में चाहिए, है ना। और इनका एक फेमस कोट है कि पॉलिटिकल पावर्स क्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। इसका मतलब होता है कि विदाउट वेपन्स अ मूवमेंट और स्टेट कैन नॉट सर्वाइव और इम्पोज अथॉरिटी। तो ये माओ जेडोंग के कई सारे जो काम है, वर्क्स हैं, वहां से इनके ये आइडिया देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड वॉर इज फॉरेन पॉलिसी बाय अदर मीन्स? युद्ध अन्य साधनों से की जाने वाली विदेश नीति है, किसका कथन है? कार्ल वॉन क्लॉजविच, एडॉल्फ हिटलर, हांस मॉर्गन्थो, या फिर स्टीफन वॉल्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वॉन क्लॉजविच। क्लॉजविच जो है वो एक प्रशियन जनरल एंड मिलिट्री थ्योरिस्ट थे। इनकी जो आइडिया ऑन वॉर एंड स्ट्रेटेजी वो फाउंडेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस स्टडी इसके लेकर के, राइट। इन दिस कोट में बेसिकली वो कह रहे हैं कि वॉर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी और वॉर कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि इंटर रिलेटेड है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हेन पीसफुल टूल्स फेल। वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी एक तब काम आती है जब पीसफुल टूल्स खत्म खराब मतलब फेल हो जाते हैं। उसी का एक्सटेंशन क्या है? जब स्टेट की पॉलिसी, जब स्टेट वॉर की तरफ जाता है, वही एक्सटेंशन किस चीज का है? जब पीसफुल टूल फेल हो जाते हैं। इनका की आइडिया क्या है? की आइडिया है कि वॉर इज अ रैशनल टूल यूज्ड बाय स्टेट्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इनका फेमस कोट अगेन वही है कि वॉर इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। वॉर इज नॉट इरेशनल केओस बट अ डेलिबरेट एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। वॉर कोई एक इरेशनल केओस नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया हुआ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। उन्होंने ये अपना विचार ऑन वॉर इनकी किताब है उसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि ऑल डिप्लोमेसी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बाय अदर मीन्स? सारी कूटनीति युद्ध का अन्य साधनों से विस्तार है, ये किसने कहा है? जॉ इनलाय, लेनिन, हिटलर, या फिर कार्ल शिमिट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जाओ इनलाय। जाओ इनलाय वाज द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के पहले प्रीमियर रहे हैं एंड की फिगर है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में। ही वाज नॉन फॉर हिज स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। इस कोट के अंदर में वो रिवर्सल ऑफ क्लॉजविच के जो आइडिया है उसको रिवर्स करते हैं। वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी इटसेल्फ कैन बी अ वे टू कंटिन्यू असर्टिंग पावर इन पीस टाइम, है ना। वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी अपने आप में एक वे हो सकता है, वो एक्सटेंशन नहीं है वॉर का, राइट। वो डिप्लोमेसी अपने आप में भी क्या है? एक तरीका हो सकता है टू कंटिन्यू असर्टिंग पावर, अपनी शक्ति को असर्ट करने के लिए इन पीस टाइम। जो शांति का समय है उस समय में अपनी ताकत को असर्ट करने के लिए डिप्लोमेसी भी एक तरीका हो सकता है। वो कहते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशन ऑफन कैरी द सेम पावर डायनामिक्स एंड गोल्स एज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जो पीसफुल नेगोशिएशंस है वो ज्यादातर कैरी करते हैं सेम पावर डायनामिक्स एंड गोल्स ऐसे कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को। इन्होंने इनकी कई सारी करेक्टर स्पीच और राइटिंग उसमें इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड डिप्लोमेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट? कूटनीति राष्ट्र हित को सुरक्षित करने का एक साधन है, ये किसने कहा है? केनेथ बोल्च, हांस मॉर्गन्थो, जोसेफ नाय, हेनरी किसिंगर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हॉन्स मॉर्गन्थो, ऑप्शन नंबर बी। हॉन्स मॉर्गन्थो एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और की फिगर हैं क्लासिकल रियलिज्म में। उनका जो काम है वो क्या है? बेसिकली लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। इस कोड का मतलब क्या है? कि डिप्लोमेसी एक स्ट्रेटेजिक टूल्स है जो कि यूज होता है टू प्रमोट एंड डिफेंस अ कंट्रीज कोर नेशनल इंटरेस्ट। डिप्लोमेसी एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि इस्तेमाल की जाती है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कंट्रीज कोर एंड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। और इन्होंने ये अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन वहां पे ये आइडिया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसका आइडिया है? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन एंड स्टॉलिन एंड मायो। इनमें से किसने ये विचार रखा है? आप इसका जवाब देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। लेनिन बेसिकली कौन है? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जिनका पूरा नाम है, वो एक लीडर है रशियन रेवोल्यूशन के एंड आर्किटेक्ट माने जाते हैं सोवियत स्टेट के। इनकी जो थ्योरी है वो बेसिकली एक्सपेंड करती है ऑन मार्क्सिज्म टू फिट द ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। इस कोट में वो कहते हैं कि एज कैपिटलिज्म मैच्योर्स इट मस्ट एक्सपेंड बियॉन्ड बॉर्डर्स, कॉलोनाइजिंग अदर नेशन फॉर मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जब मेच्योर होगा तो ये बॉर्डर से एक्सपेंड होगा और ये कॉलोनाइज करेगा अदर नेशंस को, है ना, फॉर मार्केट एंड रिसोर्सेज के लिए।
इसलिए उनका ये जो कोट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने ये जो आइडिया है वो इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वाली बुक में 1917 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड टर्न द इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू सिविल वॉर, साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में बदल दो, ये किसने कहा है? ऑप्शन है लेनिन, माओ जेडोंग, स्टालिन या फिर ट्रॉट्स्की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लेनिन। लेनिन एडवोकेटेड फॉर अ प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, कॉलिंग अपॉन वर्कर्स टू स्टॉप सपोर्टिंग देयर इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट एंड रिवॉल्ट। ठीक है, तो प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन को एडवोकेट किया था इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में, और लोगों को, वर्कर्स को जो है कॉल किया था, बताया, बोला था कि स्टॉप सपोर्टिंग देयर इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट, उनको सपोर्ट करना बंद कीजिए और रिवॉल्ट दीजिए। मीनिंग ऑफ कोट क्या है? इस जो कोट उन्होंने कही, इसका मतलब क्या है? द वर्किंग क्लास शुड नॉट फाइट इन वॉर्स ऑफ देयर रूलिंग क्लासेस, इंस्टेड दे शुड स्टार्ट रेवोल्यूशंस इन देयर ओन कंट्री। वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनको फाइट नहीं करनी चाहिए रूलिंग क्लासेस से, इंस्टेड दे शुड स्टार्ट रेवोल्यूशन इन देयर ओन कंट्री, अपने देश के अंदर में ही रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। और उन्होंने ये जो आइडिया है वो अपनी किताब सोशलिज्म एंड वॉर जो 1915 में लिखी थी उसमें कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु सेड जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है, ये किसने कहा है? मॉर्गेंटो, केनेथ वॉल, थ्यूसिडाइड्स या फिर मैकियावेली। इसका करेक्ट आंसर है थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स वाज एन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड जनरल थे। इनका जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्सेस ऑफ रियलिस्ट पॉलिटिकल थॉट, है ना। इन इस जो कोट में बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय पावर एंड नॉट मोरालिटी और सोशल वैल्यूज लाइक जस्टिस और लॉ। वो कहते हैं कि स्टेट एक्ट बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, है ना। उनका जो की आइडिया है वो क्या है कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट, है ना। मोरालिटी प्लेज अ लिटिल रोल इन एनार्किक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो मोरालिटी है बहुत कम रोल प्ले करती है एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में, है ना। तो ये उनका विचार था और इन्होंने अपने विचार एक बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर में दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति मौसम की तरह है, सब इसके बारे में बात करते हैं, किसका कथन है? जोसेफ नाय, केनेथ वॉल्ज, स्टीफन वॉल्ट या फिर हॉन्स मॉर्गेंथो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ नाय। जोसेफ नाय एक कंटेम्पररी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट, किसने दिया है तो हमें पता होना चाहिए, वो जोसेफ नाय ने दिया है। इस कोट में वो बेसिकली कह रहे हैं कि पावर इज अ सेंट्रल टॉपिक, है ना। पावर एक सेंट्रल टॉपिक है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, लेकिन इट इज हार्ड टू डिफाइन प्रिसाइसली, लेकिन इसको प्रिसाइसली डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक वेदर, जैसे कि वेदर को प्रिडिक्ट करना, बताना काफी ज्यादा मुश्किल है ना, वैसा ही इसको भी डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इट इज वाइडली डिस्कस्ड बट ऑफन मिसअंडरस्टूड। इसको बहुत लोग जो डिस्कस करते हैं लेकिन हमेशा ही इसको गलत समझा गया है। ना एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ बोथ हार्ड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एंड सॉफ्ट कल्चरल डिप्लोमेटिक पावर। उन्होंने दोनों ही हार्ड एंड सॉफ्ट पावर के बारे में बात करी है, ठीक है। और ये जो पावर है वो इस कोट बेसिकली है वो क्या है, पावर इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड, इनके बारे में इस कोट में उन्होंने बात करी है। उनकी जो बुक है सॉफ्ट पावर द मीन टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2004 युद्धमा, उसमें जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु सेड रियलिज्म इज लाइकली टू रिमेन मोस्ट यूजफुल इंटेलेक्चुअल टूल, यथार्थवाद सबसे उपयोगी बौद्धिक उपकरण बना रहेगा, ये किसने कहा? केनेथ वॉल्ज, स्टीफन वॉल्ट, जोसेफ नाय, रॉबर्ट क्योहन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीफन वॉल्ट। स्टीफन एम वॉल्ट एक लीडिंग अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर हैं और मेजर फिगर हैं न्यू रियलिज्म में। इसमें इस कोट के अंदर वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट न्यू थ्योरीज रियलिज्म कंटिन्यूज टू ऑफर द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो कहते हैं चाहे जितनी थ्योरीज आ जाए, रियलिज्म जो है वो ही जो है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। ये उन्होंने बुक टैमिंग अमेरिकन पावर 2005 में कही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड अल्टीमेट कंसर्न्स ऑफ स्टेट इज नॉट पावर बट सिक्योरिटी। राज्यों की अंतिम चिंता शक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा है, ये किसने कहा? केनेथ वॉल्ट, स्टीफन वॉल्ट, रॉबर्ट क्योहन या फिर हेडले बुल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केनेथ वॉल्ट। केनेथ वॉल्ट वाज अ फाउंडर ऑफ न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में।
इनकी जो थ्योरी है वो रीडिफाइन करती है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड बिहेवियर अमंग स्टेट्स। और इस कोट के अंदर वो बेसिकली कह रहे हैं कि वाइल पावर इज इंपॉर्टेंट, स्टेट्स प्राइमरली सीक सिक्योरिटी इन एन अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। वो कहते हैं कि शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियस है, लेकिन जो राज्य हैं वो अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में पावर नहीं बल्कि सिक्योरिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, सिक्योरिटी की सीख करते हैं, सिक्योरिटी पाना चाहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने जो बात कही है अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 बुक के अंदर में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड आर्म रेस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ टेरर। हथियारों की दौड़ भय का अनुभव है, ये किसने कहा है? स्टीफन वॉल्ट, केनेथ फॉल्ज, हेडले बुल या फिर पॉल ब्रास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेडले बुल। हेडले बुल वॉज अ ब्रिटिश स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि नोन फॉर हिज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी का जो थ्योरी है उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है हेडले बुल ने। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ में कौन सा स्कॉलर लिंक्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है, हेडले बुल है। इस कोट के अंदर वो कह रहे हैं कि द आर्म रेस क्रिएट्स कांस्टेंट फियर एंड इनसिक्योरिटी अमंग स्टेट्स लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी डिस्पाइट द अपीयरेंस ऑफ बैलेंस। वो कहते हैं कि बैलेंस होने के बावजूद भी, है ना, ताकतों का जो है पावर का बैलेंस होने के बावजूद भी जब आर्म रेस होती है, हथियारों की दौड़ जब होने लगती है, हथियार एक देश जो है हथियार खरीदने लगता है तो उसका जो पड़ोस के जो राज्य होते हैं उनमें भी जो है कहीं ना कहीं फियर और इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो क्या है और हथियार खरीदते हैं। और ये जो हथियार खरीदने की जो दौड़ है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है ना। और उन्होंने ये जो अपने विचार है वो दिए हैं द अनार्किकल सोसाइटी 1977 में। तो साथियों ये थे हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस इस सीरीज के, जिसमें हम टॉप 100 पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज में कोर्स को लेकर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि कई बार हमारे यूजीसी नेट एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि जो 2025 का जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें उनकी हेल्प हो सके, वो अपने अच्छे मार्क्स ले पाएँ और सिलेक्शन ले सकें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।